सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा अतीत, यानी कि पास्ट और इतिहास में अंतर है ना। कई बार ये क्वेश्चन आता है, लाइक पास्ट होता है और हिस्ट्री होता है। पास्ट को भी तो हम एक पल के लिए हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन आखिर फ़र्क क्या है दोनों में? हाँ, तो सबसे पहले क्या आता है, परिचय की बात करें तो मानव जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, जो घटनाएं बीत चुकी हैं वो अतीत कहलाती है। ठीक है, लेकिन उन सभी घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन या प्रमाणों के आधार पर विश्लेषण तथा व्याख्या करना इतिहास कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो वर्ड हैं बेसिकली। हम देखा जाए तो पास्ट है, पास्ट भी एक तरह से हिस्ट्री है, राइट। पास्ट भी एक तरह से हिस्ट्री का ही पार्ट है, बट फिर भी यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। कैसे? सबसे पहला चीज़ क्या है, अतीत के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, अतीत से आशय उन सभी घटनाओं, व्यक्तियों, समाजों तथा परिस्थितियों से है जो पहले घटित हो चुकी है। ठीक है, इसमें प्रत्येक घटना शामिल होती है, चाहे उसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध हो या नहीं हो। तो बेसिकली क्या है, अतीत क्या है, वो एक मतलब उन घटनाओं पे जुड़ी हुई है। ठीक है, जो व्यक्ति हो सकता है, समाज हो सकता है, या फिर परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो उसमें पहले ही हो चुका है, घटित हो चुका है ऑलरेडी। तो इसमें प्रत्येक घटना शामिल होती है। ठीक है, चाहे उसका कोई प्रमाण उपलब्ध हो या ना हो, चाहे कि अगर कई सारी चीज़ें होती है ना कि आप बता देते हो बट उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, बट पास्ट तो पास्ट है। ठीक है, आखिरकार आपके साथ वो चीज़ हुआ था। तो सेम वैसे ही अगर हम विशेषताएं की बात करें तो इसमें क्या है, अतीत में सभी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि सभी घटनाएं सम्मिलित होती हैं, चाहे उसका कोई भी एविडेंस ना हो आपके पास। ओके, अतीत स्वयं को लिखित विषय नहीं है। ठीक है, मतलब कि अतीत जो है स्वयं कोई भी लिखित विषय नहीं है। आपने अगर कह दिया कि कल मैंने ये किया था तो वो किया था। ओके, मीन्स उसके लिए आप कोई लिख करके प्रूफ तो रखोगे नहीं। तो इसमें क्या है, बेसिकली सत्य, असत्य, कल्पना तथा वास्तविकता सभी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी आपने, उसमें लिखा आता है सबसे पहले स्टार्टिंग की टैगलाइन कि ये घटना जो है काल्पनिक ये मूवी जो है काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। मीन्स उन्होंने एक पास्ट बताया है, वो हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अतीत को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जो हो चुका सो हो चुका। अब आता है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। तो इसमें क्या है, इतिहास यानी कि जो अतीत का वो वैज्ञानिक एवं प्रमाण आधारित अध्ययन है। ठीक है, क्या है अतीत का, वैज्ञानिक यानी कि रिसर्च वगैरह के थ्रू और प्रमाण के ऊपर आधारित अध्ययन होता है। इतिहासकार जो है उपलब्ध साक्ष्यों का संग्रह करता है। ठीक है, उनकी सत्यता की जांच करता है तथा घटनाओं के कारण और परिणामों की व्याख्या करता है। तो बेसिकली यहाँ हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री जो है बेसिकली एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, हर एक चीज़ का एविडेंस चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ को कंपेयर करके देखा जाता है कि ये घटना हुई क्यों। ठीक है, कब हुई, किस रीज़न से हुआ, हर एक चीज़ देखा जाता है। विशेषताएं की बात करें, इसकी विशेषताएं तो क्या आता है, इतिहास प्रमाणों पर आधारित होता है। ठीक है, एविडेंस चाहिए हर एक चीज़ के लिए। इतिहासकार घटनाओं की आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं। ठीक है, हर एक घटनाओं को प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जो चीज़ें उनको पता चलती हैं हर एक चीज़ को। और क्या है, इतिहास कारण एवं परिणाम का अध्ययन करता है ना, कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, हर एक चीज़ को डीपली देखता है वो। और इतिहास जो है बेसिकली सांस्कृतिक, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि का अध्ययन करता है। ठीक है, अब इसमें ये आपको सिंपल उसमें दे दिया गया। ठीक है, सेम ही चीज़ें अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना। नेक्स्ट देखते हैं निष्कर्ष। तो अतीत और इतिहास एक दूसरे से जुड़े होते हैं बेसिकली, है ना। अतीत जो है वो भी पास्ट होता है, बीता हुआ कल होता है। इतिहास जो है वो भी बीता हुआ समय होता है। पर फ़र्क क्या है कि अतीत में हम कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, अपने लाइक कि अपने हिसाब से बना के कुछ भी बोल दिया और वो आपका अतीत बन जाएगा, यानी पास्ट बन जाएगा। कौन आके देख रहा है कि आपने सच में वो चीज़ किया था, नहीं किया था। बट अगर इतिहास की बात करें, अगर आप बोल रहे हो कि उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था, नॉर्मली अगर हम बोलते हैं कि जो 15 अगस्त
1947 को लाइक इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है। तो उसका प्रूफ है, राइट, उस टाइम के प्रूफ है, उस टाइम के लोगों के थॉट्स हैं जो लिखित हैं। तो वैसे ही है ना, वो एक अतीत नहीं है, वो क्या है, एक इतिहास है। लेकिन दोनों समान नहीं है ना, अभी बताया, अतीत सभी घटनाओं का समूह है, जबकि इतिहास उन घटनाओं का प्रमाणों के साथ आधार पर लाइक उसकी समीक्षा की जाती है बेसिकली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इतिहास लेखन के स्रोत। अब इतिहास तो ठीक है, लेकिन उसके लिखने के स्रोत क्या क्या है। सबसे पहले परिचय देखते हैं। तो इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों को विभिन्न प्रकार के प्रमाणों की आवश्यकता होती है। इन प्रमाणों को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है, ठीक है। स्रोतों के बिना इतिहास लिखना संभव नहीं है। बेसिकली क्या है, अभी ऊपर भी हमने पढ़ा ना, जो इतिहास है ना वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है, प्रॉपर चीज़ों के ऊपर, प्रॉपर रिसर्च के ऊपर, ठीक है। हर एक चीज़ का स्रोत होना बहुत ज़रूरी है। ऐतिहासिक स्रोतों का अर्थ देखें तो ऐतिहासिक जो स्रोत होता है ना, वे सभी सामग्रियाँ हैं जिनके आधार पर इतिहासकार अतीत की घटनाओं का मूल्यांकन करता है, या फिर उसका परिणाम निकालता है, या फिर उसका पुनर्निर्माण करता है, ठीक है। और ऐतिहासिक स्रोतों के प्रकार देखें तो उसमें हो सकते हैं प्राथमिक प्रकार जो होते हैं, यानी प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं, वे होते हैं जो उस काल में ही तैयार किए गए थे, ठीक है। लाइक कि वो स्रोत जो उसी काल में तैयार किए गए थे जब के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो अभिलेख हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, ताम्रपत्र, शिलालेख, पांडुलिपि, ये सारी चीज़ जो हैं पहले के टाइम पर की जाती थी। तो उनके बेस्ड पे इतिहासकार मानेंगे कि हाँ ये चीज़ें सच में थी नहीं थी, ओके। महत्व की बात करें तो सबसे पहले क्या है, विश्वसनीय माने जाते हैं, है ना। यानी कि अगर ये प्रूफ मिल गया ना तो लोगों को ना डाउट नहीं होता बिल्कुल भी कि हाँ भाई वो सच में हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना। लाइक कि लोग बिलीव करते हैं क्योंकि उनको प्रूफ मिल रहा है। आप प्रूफ को झुटला नहीं सकते, ओके। प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं, ठीक है। इतिहास लेखन का आधार बनते हैं, ठीक है। इतिहास लिखने के लिए ठोस प्रूफ चाहिए। तो ये जबकि ये सारी चीज़ें मिलती है ना, तो उसके रिसर्च के बाद फिर बताया जाता है कि हाँ ये सच में जो बताई जा रही हैं चीज़ें वो सही हैं, ठीक है। द्वितीय स्रोत की बात करें सेकेंडरी सोर्सेज में, तो उसमें आते हैं वे स्रोत जो कि बाद के इतिहासकारों द्वारा प्राथमिक स्रोतों के आधार पर लिखे गए थे, ठीक है। चाहे मान लो कि अगर हम इतिहास की बात करते हैं, हाँ, तो इतिहास की बहुत सारी चीज़ें हैं, उस टाइम हम में से कोई भी नहीं था, राइट। बट आज के टाइम पे हम उनके बारे में पढ़ते हैं, राइट। और हर एक चीज़ जो है वो उस इंसान ने नहीं लिखी जिसके बारे में वो इतिहास है, लेकिन वो चीज़ें लिखी किसने है, उसके आसपास वाले लोगों ने है, या तो उसके सलाहकारों ने लिखी है, ठीक है। किसी राजा के बारे में अगर लिखा है किसी ने बहुत अच्छा, तो उसके जो सलाहकार हैं, उसके जो साथी संबंधी हैं, उन्होंने लिखा था। अगर अकबर की बात करें, लाइक ही वॉज नॉट दैट मच एजुकेटेड, राइट। हम जानते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं था उतना, बट स्टिल लाइक ही वॉज वेरी गुड, है ना। तो उसके बारे में जो है उसके लोगों ने लिखा। अब उदाहरण की बात करें तो इतिहास की पुस्तकें या शोध लेखक या फिर शोध प्रबंध आधुनिक इतिहासकारों की जो रचनाएं हैं, ठीक है। महत्व क्या है इसमें, घटनाओं की व्याख्या करते हैं, विभिन्न मत पर प्रस्तुत करते हैं और शोध कार्य में सहायता होते हैं। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख स्रोतों की बात करें तो उसमें साहित्यिक स्रोत आते हैं, जैसे कि वेद हो गया, उपनिषद, रामायण के बारे में हो गया, महाभारत हो गया, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये क्या है, इतिहास की पुस्तकें हैं बेसिकली, है ना। पुरातत्व स्रोत में देखा जाए तो मूर्तियाँ, सिक्के, भवन, स्तूप, मंदिर, किले, गुफाएं, ये सारी चीज़ें आती हैं। विदेशी यात्राओं के विवरण, तो विदेशी यात्राओं के अगर विवरण की बात करें इसमें क्या है बेसिकली, अल बिरूनी हो गए, इब्न बतूता हो गए, फहान हो गए और हिंसोंग ऑयल। तो इनसे क्या हुआ, भारत की जो सामाजिक और धार्मिक तथा जो आर्थिक स्थिति है उसकी जानकारी मिलती है, किससे, इन चीज़ों से, विदेशी यात्राओं के विवरणों से, यात्रियों के विवरण, सॉरी। तो बेसिकली क्या है, जो बाहर से लोग इंडिया विजिट करने आए तो उन्होंने अपने इंडिया के बारे में अपने खुद के थॉट प्रस्तुत किए, ठीक है। इसमें निष्कर्ष की अगर बात करें हम,
तो निष्कर्ष में है ऐतिहासिक स्रोत इतिहास लेखन की आधारशिला है और इनके बिना अतीत का सही ज्ञान संभव नहीं है। ठीक है, तो इतिहास का स्रोत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतिहास की बात करते हैं हम तो ऐसे हम नहीं बोल सकते ब्लाइंडली कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था। नेक्स्ट है ऐतिहासिक चेतना तथा ऐतिहासिक पद्धति। तो सबसे पहले क्या है, परिचय देखते हैं। तो इतिहास केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, है ना। इतिहास सिर्फ ये नहीं बताता कि उस टाइम पे ये चीज़ें हुई थी। इतिहास को ये समझना होता है, ठीक है। बेसिकली इतिहासकार जो है वो उनको ये समझना होता है कि समाज समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है। तो इस समय को ऐतिहासिक चेतना कहते हैं। बेसिकली इतिहास जो है ना वो केवल घटनाओं पर आधारित नहीं होता, सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि वो ये बताता है कि समय समय पर कैसे समाज में बदलाव आया, ठीक है, कैसे समाज समय बदलता रहा है। ऐतिहासिक चेतना में देखें, उसकी बात करें तो ऐतिहासिक चेतना का अर्थ होता है सबसे पहले समाज, संस्कृति, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का समझ, है ना, उसको समझना। क्या कहते हैं उसको, ऐतिहासिक चेतना, ठीक है। यानी कि इतिहास के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए कि उस टाइम समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी। विशेषताएं देखें तो परिवर्तन को स्वीकार करती है, ठीक है, अतीत और वर्तमान के संबंध को समझाती है, समाज के विकास का अध्ययन करती है, भविष्य को समझने में सहायता करती है। ऐतिहासिक पद्धति में अगर देखें तो इसके प्रमुख चरण है। पहले तो देखें इतिहास लिखने का वैज्ञानिक प्रक्रिया को ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। यानी कि इतिहास लिखने में जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक यानी कि रिसर्च वाला जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड जिसको कहते हैं। और इनके जो प्रमुख स्रोत हैं, फर्स्ट स्रोतों का संग्रह। इतिहासकार उपलब्ध प्रमाणों का एकत्र करता है, ठीक है, जो भी उपलब्ध प्रमाण होता है उनको एकत्र करते हैं, जमा करते हैं। स्रोतों की आलोचना, स्रोतों की सत्यता की जांच की जाती है कि अगर कोई स्रोत हमें मिले हैं, क्या सच में वो रियल है, क्या सच में वो घटना हुई भी थी या ऐसे ही लिख दिया। विश्लेषण की अगर बात करें तो प्राप्त प्रमाणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जो प्रमाण मिले हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है, समझा जाता है। व्याख्या, घटनाओं के कारण एवं परिणाम समझे जाते हैं। और इतिहास लेखन में बात करें तो अंत में प्रमाणों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। सारी चीज़ें जांच हो गई, ठीक है, स्रोतों का संग्रह हो गया, आलोचना हो गई, विशेषण निकल गए, व्याख्या कर ली, फिर लास्ट में क्या है, इतिहास लिखना है। उसके कुछ महत्व हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हो गया, इतिहास को वैज्ञानिक बनाती है, मिथकों से अलग करती है। मिथ को मीन्स जो झूठी चीज़ों से उससे अलग करती है, मिथ मतलब झूठ होता है। प्रमाण आधारित निष्कर्ष देती है, ठीक है, निष्पक्ष इतिहास लिखने में सहायता करती है। नेक्स्ट है निष्कर्ष, जिसमें कि अगर देखें तो ऐतिहासिक चेतना समाज के विकास को समझने की क्षमता प्रदान करती है। ऐतिहासिक चेतना क्या करती है, समाज के जो विकास में, यानी समाज में जो विकास में उसको समझने में हेल्प करती है, ठीक है। अब आता है हमारा प्रारंभिक भारतीय इतिहास लेखन की विशेषताएं, यानी कि जो प्रारंभिक भारतीय इतिहासकार थे उनके लेखन की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले है परिचय। देखें तो प्राचीन भारत में आधुनिक अर्थों में इतिहास लेखन विकसित नहीं हुआ था बेसिकली, ठीक है। अगर प्राचीन भारत की बात करें तो आधुनिक अर्थों में इतिहास लेखन विकसित नहीं हुआ था। इतिहास जो है बेसिकली धार्मिक ग्रंथों, महाकाव्यों, पुराणों तथा अभिलेखों में मिलता है। तो बेसिकली उस टाइम पे उतने इतिहासकार नहीं हुआ करते थे, ठीक है, इतिहास की उतनी जानकारी नहीं मिलती है। बट जो ये ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ आधे से ज़्यादा चीज़ें हमें बताती हैं, ओके, कि हमारे इतिहास में कैसा था, ठीक है, कौन सी प्रथा चला करती थी, क्या चीज़ें क्यों फेमस थी, ये। नेक्स्ट प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो धार्मिक प्रभाव, ठीक है, धार्मिक प्रभाव पता चलते हैं। इतिहास लेखन पर धर्म का गहरा प्रभाव था। नैतिक शिक्षा की बात करें तो घटनाओं का उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना होता था, और कि घटनाओं का जो उद्देश्य है वो नैतिक शिक्षा देना है। और पौराणिक तत्व की बात करें तो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मिथक और कथाएं भी शामिल थी, यानी पौराणिक तत्व
तत्व में क्या है, बहुत सारी चीज़ें झूठी भी थी, लेकिन कई सारी चीज़ें क्या थी, लाइक बहुत सारी कथाएं भी शामिल थी, ठीक है, और उसके तथ्य भी शामिल थे। कालक्रम का अभाव अगर उसमें देखें तो घटनाओं का स्पष्ट समय क्रम नहीं मिलता, ठीक है। कोई घटना अगर हुई थी, मान लो अगर हमें बोलते हैं कि रामायण का युद्ध हुआ था, लेकिन कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो इसमें थोड़ा डाउट है ना। नॉर्मली अगर किसी ईश्वर की बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, तो बहुत डाउट आता है, डाउटफुल रहता है वो टाइम के, इस टाइम के लगभग हुआ होगा, या ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हैं। राजाओं का वर्णन, राजाओं की प्रशंसा में अधिक ध्यान दिया गया, यानी कि पहले के टाइम पे बेसिकली क्या होता था कि अब राजा के बारे में कोई चीज़ें लिख रहा है तो उसके बारे में गलत तो कोई लिखेगा ही नहीं, तो इससे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि राजा की भलाई ही की जाती थी हर एक चीज़ में, है ना, उसकी बुराई नहीं लिखी जाती थी। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो राजनीतिक घटनाओं के साथ संस्कृति एवं धर्म का वर्णन मिलता है, ठीक है। साहित्यिक शैली में अगर देखें तो इतिहास, काव्य और गद्य दोनों रूपों में लिखा जाता है, ठीक है। प्रमुख स्रोत देखें तो वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और अभिलेख, ठीक है, और ताम्रपत्र हो गए या फिर सिक्के हो गए, ये क्या है, ये प्रमुख स्रोत हैं किसके लिए, इतिहास को जानने के लिए, ठीक है, प्रारंभिक इतिहास लेखन की विशेषताओं को जानने के लिए। निष्कर्ष देखें तो प्रारंभिक भारतीय इतिहास लेखन अधिक इतिहास लेखन से भिन्न था, ठीक है, आधुनिक इतिहास लेखन से भिन्न था। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो इतिहास लेखन हुआ करता था ना, वो प्रॉपर तरीके से क्या होता था, राजा की भलाई करेगा, ठीक है, उसके बारे में कोई बुरा चीज़ नहीं दिखाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने राज्य को सबसे ऊंचा माना जाता था, ठीक है, लेखन में ऐसा दिखाया जाता था। बट आज के टाइम पे क्या है, या फिर अगर आधुनिक इतिहास के लेखन की शुरुआत की भी बात करें तो क्या होता था, रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, लोगों के थॉट्स के ऊपर बेस्ड है, लोग प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर जाकर एक चीज़ पे एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो लेकिन भारतीय संस्कृति और समाज को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। मीन्स उस टाइम की चीज़ें अलग थी, बट फिर भी अगर चीज़ों को समझने की बात रही तो बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा है हमारा टॉपिक इतिहास, पुराण, परंपरा। तो परिचय में देखें तो भारतीय इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन परंपराओं में से इतिहास, पुराण, परंपरा का विशेष स्थान है, ठीक है। इतिहास, पुराण, परंपरा मीन्स कि इतिहास को जानने के लिए पुराणों की बहुत हेल्प ली जाती है इंडिया के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है रामायण, ठीक है, महाभारत। पुराणों के माध्यम से अतीत तथा का वर्णन किया गया है। तो बेसिकली क्या है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, या फिर और भी तरह के जो वो हैं पुराण हैं, उन सबको कंपेयर किया जाता है कि कौन सी घटनाएं कब हुई, कैसे मैच खाती हैं, क्यों मैच खाती हैं, हर एक चीज़। तो इतिहास देखिए तो इतिहास का अर्थ है ऐसा ही हुआ था, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप अपना इतिहास बताएं तो आप क्या बताओगे, वो चीज़ें जो रियलिटी थी, ठीक है, वो चीज़ें जिसका आपके पास प्रूफ है कि ऐसा ही हुआ था। भारत में रामायण और महाभारत को इतिहास माना गया है, ठीक है, यानी कि जो भारत का जो इतिहास है बेसिकली वो रामायण और महाभारत को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया उसके अंदर। पुराण में देखें तो पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं, ऋषियों, राजवंशों तथा समाज का वर्णन मिलता है, ठीक है। प्रमुख पुराण की बात करें तो इसमें कुछ प्रमुख पुराण आते हैं, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ठीक है। इतिहास का लेख बेसिकली पुराण परंपरा की विशेषताएं क्या हैं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आधार है, राजवंशों की वंशावलियाँ देखने को मिलती हैं, नैतिक शिक्षा के बारे में पता चलता है, मिथक एवं इतिहास का मिश्रण मिलता है, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण भी उससे होता है, ठीक है, कि अगर उस टाइम पे कोई त्यौहार मनाया जाता तो हमें उसको कंटिन्यू रखना है इस टाइप से करके। और फिर इसके कुछ महत्व हैं, कुछ सीमाएँ, ठीक है। महत्व में जैसे कि हम देख लेते हैं, भारतीय संस्कृति को समझने में सहायता करता है, प्राचीन समाज का ज्ञान देता है, राजवंशों की जानकारी देता है,
वहीं सीमाएं अगर देखें तो पौराणिक कथाओं की अधिकता, ठीक है, यानी कि पौराणिक जो कथाएं हैं ना वो बहुत ज़्यादा उस पे है, स्केल पे है। कालक्रम का अभाव, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से थोड़ा लिखी जाती थी उस टाइम पे चीज़ें। उस टाइम पे तो वैसा था कि जो किंग है उसके उस पे लिखा जाता था, ठीक है, या तो वो लिखवाएगा या फिर कोई जो गुरु होते थे वो लिखा करते थे। निष्कर्ष की बात करें तो इसमें इतिहास पुराण परंपरा भारतीय इतिहास लेखन की आधारशिला है, ठीक है, यानी कि भारतीय अगर इतिहास की बात करें तो सबसे मेन चीज़ें मानी जाती हैं वो क्या है, पुराण परंपरा, ठीक है, पुराणों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बेस्ड हैं। यद्यपि इसमें मिथ के तत्व भी सम्मिलित हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ झूठी भी हैं, फिर भी ये प्राचीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक इतिहास को समझने का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। अब आता है कलहन और राजतंत्रगिनी। पहले परिचय देखें तो भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में कलहन का विशेष स्थान है। उन्होंने 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में राजतंत्रगिनी नामक ग्रंथ की रचना की और इसे भारत का पहला व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। तो भारत में सबसे पहला क्रमबद्ध जो ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा है, राजतंत्रगिनी, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। कलहन का परिचय देखें तो कलहन 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं कवि थे। उनके पिता का नाम था चंपक, ठीक है, जो कश्मीर के राजा हर्ष के दरबार में अधिकारी थे। कलहन ने लगभग 1100 से 1148 से 1150 के बीच राजतंत्रगिनी की रचना की, ठीक है। वे किसी राजा के दरबारी इतिहासकार नहीं थे और इसलिए उन्होंने अपेक्षाकृत स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाया। तो बेसिकली क्या था, अगर कोई दरबारी है ना, किसी राजा के दरबार में है तो वो राजा के बारे में गलत नहीं लिख सकता, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखे, बट जो नहीं कर रहा किसी राजा के अंदर काम तो वो लिख सकता है। राजतंत्रगिनी का अर्थ देखें तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, ठीक है, राजाओं की नदी अथवा राजाओं की तरंगे। तो ये ग्रंथ जो है कश्मीर के विभिन्न राजवंशों के इतिहास को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करती है। इतिहास लेखन की पद्धति की अगर बात करें तो कलहन ने इतिहास लिखने के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग किया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, राजतंत्रगिनी की रचना की बात करें तो ये ग्रंथ 8 तरंगों यानी कि अध्यायों में विभाजित है। इसमें 8 चैप्टर्स हैं, लगभग 7856 श्लोक हैं इसके अंदर, और इसमें प्राचीन काल के लेकर जय सिंह के शासनकाल तक का इतिहास मिलता है, ठीक है। और इसमें देखिए जैसे इतिहास लेखन की पद्धति में आता है पुराने ग्रंथ हो गए या फिर शिलालेख हो गए, ताम्रपत्र के स्थानीय परंपराएं, राजकीय अभिलेख, प्रत्यक्ष अवलोकन, ठीक है। उन्होंने विभिन्न स्रोतों की तुलना करके घटनाओं की सत्यता जानने का प्रयास किया। अब इसकी जगह राजकीय तरंगों की विशेषताओं की बात करें तो क्रमबद्ध इतिहास था, घटनाओं को कालक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया गया, ठीक है। क्रमबद्ध का मतलब ये था कि किसी के नीचे अगर आप काम कर रहे हो तो आप उसके बारे में कुछ गलत नहीं बता सकते, राइट। और उस टाइम के हिसाब से तो और चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी, ठीक है। प्रमाणों का उपयोग, कलहन ने उपलब्ध स्रोतों का अध्ययन किया। निष्पक्षता की बात करें तो उन्होंने अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के शासकों का वर्णन किया है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो केवल प्रशंसा नहीं की है बल्कि गलत नीतियों को भी उसकी भी आलोचना की है। साहित्यिक शैली में देखें तो ग्रंथ संस्कृत काव्य शैली में लिखा गया था। महत्व की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, भारत का पहला व्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ है ये। कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के राज्य अध्ययन में
अत्यंत उपयोगी है। इतिहास लेखन में वास्तुनिष्ठा का उदाहरण है। ठीक, किसकी बात हो रही है ये बात हो रही है राजतंत्र गिनी की। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है तो इसको आप याद रखिएगा। निष्कर्ष देखें इसके, तो राजतंत्र गिनी जो था भारतीय इतिहास लेखन की महान उपलब्धि है। ठीक है, और कल्हण ने इतिहास को केवल राजाओं की प्रशंसा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि तर्क के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बौद्ध इतिहास लेखन, इसकी बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ साथ अनेक ग्रंथों की रचना हुई थी, और इन ग्रंथों में धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ तत्कालीन समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा राजाओं का भी उल्लेख मिलता है, और इसलिए इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगर प्रमुख बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो त्रिपिटक हो गया, दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, जातक कथाएं, बुद्ध चरित्र, महापरिनिर्वाण सूत्र। ठीक है, जो बुद्ध के लास्ट टाइम के बारे में बताता है। इतिहास लेखन की विशेषताएं अगर देखें तो बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है उसके अंदर। ठीक है, राजाओं का विवरण मिलता है, सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है, धार्मिक उद्देश्य क्या थे वो पता चलता है, कालक्रम के बारे में जानकारी मिलती है। महत्व में देखें तो मौर्य काल के अध्ययन में उपयोगी, और अशोक के शासक की जानकारी देता है वो, प्राचीन भारतीय समाज का चित्रण देता है, श्रीलंका और भारत के संबंधों का ज्ञान देता है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं, धार्मिक दृष्टिकोण धार्मिक जो दृष्टिकोण है वो अधिक है, चमत्कारों का वर्णन मिलता है, सभी घटनाएं निष्पक्ष नहीं है। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि किसी के पक्ष में नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी घटनाएं जो कि किसी एक के पक्ष में। निष्कर्ष देखें तो बौद्ध ग्रंथ धार्मिक होने के बावजूद भारतीय इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनसे राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जैन इतिहास लेखन की बात करें तो सबसे पहले परिचय आता है। जैन धर्म के जो आचार्य थे उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें तीर्थकरों, राजाओं तथा समाज का वर्णन मिलता है, और इन ग्रंथों से भारतीय इतिहास के अनेक पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख जैन ग्रंथ में अगर देखें तो परिशिष्ट पर्व, कल्पसूत्र हो गया, हरिवंश पुराण हो गया, या आदि पुराण हो गया, या फिर उत्तर पुराण हो गया। ये किसके हैं? जैन ग्रंथ हैं ये बेसिकली। सॉरी, अब शायद आपको सही से दिख रहा होगा। ओके, अगर मुख्य विशेषताएं देखें तो इसमें वंशावली का वर्णन मिलता है, नैतिकता पर बल दिया गया है, सामाजिक जानकारी की प्राप्त चलती है, धार्मिक दृष्टिकोण का पता चलता है, सांस्कृतिक निरंतरता का पता चलता है। ठीक है, महत्व देख लीजिए इसका। प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन का ज्ञान, वर्ग की जानकारी। ठीक है, राजवंशों का जो विवरण है उसके बारे में पता चलता है। यह सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन। सीमाएं इसकी थी कुछ, धार्मिक प्रभाव अधिक होना, या फिर कुछ घटनाओं पे अतिशयोक्त होना, या फिर राजनीतिक इतिहास का सीमित होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, टॉपिक नंबर 9, दक्षिण भारत में इतिहास लेखन। तो इसमें क्या है, दक्षिण भारत में इतिहास लेखन की परंपरा जो है उत्तर भारत के कुछ भिन्न थी। ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत से जो लिखावट थी या फिर जो इतिहास लेखन की परंपराएं थी उनसे बहुत अलग थी। ठीक है, यहाँ मंदिरों, ताम्रपत्रों, शिलालेखों तथा जो स्थानीय साहित्य ने इतिहास के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ बेसिकली क्या था, यहाँ पर ताम्रपत्र या फिर शिलालेख है या स्थानीय साहित्य जो थे उसने संरक्षण में, इतिहास के संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य स्रोत की बात करें तो मंदिर अभिलेख हो गया,
ताम्रपत्र हो गया, या फिर साहित्य हो गया। ठीक है, ये आते हैं। साथ ही साथ सिक्के भी हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या थी, तो स्थानीय इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, प्रशासनिक जानकारी मिलती है जिसमें कि भूमि व्यवस्था कैसी थी, कर तथा शासन का विवरण मिलता है, धार्मिक जीवन का पता चलता है, आर्थिक स्थिति का पता चलता है, सामाजिक जीवन के बारे में ज्ञान होता है। इसके कुछ महत्व है, जैसे कि चोल, पल्लव, पांडेय तथा चालुक्य राजाओं का इतिहास पता चलता है। दक्षिण भारतीय संस्कृति का अध्ययन होता है, बट इसके कुछ जो सीमाएं हैं वो है, अधिकांश स्रोत स्थानीय हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो स्रोत मिले हैं वो कुछ ही स्थानों के हैं। ठीक है, उस परमानेंट स्थान के हैं। नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मंदिर अभिलेख। इसमें क्या है, सबसे पहले दक्षिण भारत में मंदिर केवल पूजा स्थान नहीं था, बल्कि प्रशासन, शिक्षा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था के भी प्रमुख केंद्र थे। मंदिरों की जो दीवारें थी, उत्कीर्ण अभिलेख इतिहास के अत्यंत विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, मंदिरों के अभिलेख की अगर बात करें तो वो क्या है, तो पत्थर या धातु पर जो उत्कीर्ण वे लेख जिनमें राजाओं के आदेश, भूमि दान तथा कर व्यवस्था की जो या फिर धार्मिक कार्य तथा सामाजिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। तो बेसिकली क्या है ये, वो लाइक कि उस धातु या फिर मंदिर के दीवारों पर लिखे गए चीज़ें हैं जो कि उस टाइम पर हम बताते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम के बारे में बताता है कि कैसा था। नेक्स्ट देखिए तो इसके कुछ विशेषताएं, जिसमें कि समकालीन स्रोत हो गया, विश्वसनीय स्रोत हो गया, विश्वसनीय जिसमें कि सरकारी आदेशों पर आधारित था, प्रशासनिक जानकारी, आर्थिक जानकारी, सामाजिक जानकारी। इसकी सीमाएं देखिए तो अधिकांश अभिलेख केवल दान से संबंधित थे, या फिर सामान्य जनता का जो जीवन था वो कम दिखाई देता है, या अभिलेख समय के साथ नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखें तो मंदिर अभिलेख भारतीय इतिहास के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से एक है, और इनके माध्यम से दक्षिण भारत की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाज की एवं संस्कृति का विस्तृत अध्ययन संभव होता है। ठीक है, इस चीज़ से